हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफ एकेडमी। मैं ईवी संजू मॉड्यूल 5 के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मॉड्यूल नंबर 5 हम लोग का एलोंगेशन इन बार से संबंधित है और हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख लिया जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सारे टाइप्स को हम लोगों ने इन 2 लेक्चर्स में, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 7 अलग अलग तरीके के 7 केसेस देखे, जो न्यूमेरिकल का अलग अलग टाइप देखा। फिर लेक्चर 2 जो लास्ट लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने अलग से फिर 3-4 टाइप का न्यूमेरिकल को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। फिर लास्टली हम लोगों ने एक खूबसूरत माइंड मैप, जो उम्मीद करता हूँ आपने एटलीस्ट कम से कम माइंड मैप आपने कलर में निकाला होगा, ताकि वो हमेशा आपको याद करने में मदद रहे। उस माइंड मैप की मदद से ही आप देखेंगे कि आज का जो सेशन होगा, आज जो हम लोग इस एलोंगेशन इन बार से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, जो भी चाहे पहले जो प्रीलिम्स, जब आईएएस का एग्जाम हुआ करता था प्रीलिम्स, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। फिर गेट, आईएएस और आईएफएस में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चंस, उसको भी मैंने डाल रखा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरह का आज का जो सीट आपको मिलेगा, इसमें मोर देन 90% जितना भी एग्जामिनेशन मैंने आपको बोला, उनका मोर देन 95%, इनफैक्ट 1-2% वो छूट सकता है क्वेश्चन, वो मुझसे छूटा होगा। हाँ, हो सकता है कि मोर देन 95-6% क्वेश्चन आपको इस सीट में आपको मिल जाएगा। तो बस इतना आप सॉल्व कर लेंगे, सफिशिएंट होगा। इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, बस जो मिला है इसको आप सॉल्व करें, बस आप पारंगत हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इसको आप खुद से, जब मैं एक बार यहाँ बनाऊंगा, आपके सामने बनाऊंगा, आप सिर्फ उसको देखें, आपको अप्रोच कैसे लेना है क्वेश्चंस में। उसके बाद जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा, ये सीट प्रिंट आउट लें, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि बहुत सारा चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि एग्जामिनेशन में फिर वो उसको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका प्रैक्टिस इतना बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन है। तो अब आप देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल जो मैंने डाल रखा है, टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। जो भी हम लोगों ने जिस टाइप के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट 2 लेक्चर्स में, सारे उसी से रिलेटेड मिलेंगे। और लास्टली आपका कुछ 7-8 क्वेश्चंस है जो जैसे जो आईएफएस में, आईएएस में जो कन्वेंशनल टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तो ऑलरेडी आपने ड्राइव कर लिया, लेकिन मैंने क्वेश्चंस डाल दिया है ताकि आपको ये पता चले कि आप किस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप ये कैलकुलेटर रख लीजिए, मैं बोलूँगा जो कि कैलकुलेट करने के लिए वो बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए। 5 specimens of mild steel have their length and diameter as LD, 2L, 2D, 3L, 3D। मतलब ये दे रखा है, which of these will have largest extension when the same tension is applied to all of them। पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। ये 5 स्पेसिमेन इस तरीके से ले लिया। ये मान लो स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 3, स्पेसिमेन 4, स्पेसिमेन 5। साइज तो मत जाइएगा, मैं क्योंकि साइज क्या है ना, ये मान लो कि इसका डायमीटर D है, तो इसका लेंथ L है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर यहाँ पर ये 2D है, तो इसमें मुझे मोटा लेना चाहिए था, लेकिन बस आपको समझ में आ रहा है, बहुत है। ये हुआ 3D और 3L, 4D, 4L, 5D, 5L, इस तरीके का दिया हुआ है। सेम जो मटेरियल का बना होगा। और इसमें क्या कहा आगे, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, जो सभी में सेम फोर्स आपने लगा दिया। ये P, इसमें भी आपने P अमाउंट का फोर्स लगाया, इसमें भी लगाया, सभी में वो लगाया।
तो ये पूछ रहा है विच ऑफ दीज will have largest extension when the same tension is applied to all of them। आपको पता है कि ये एक तरह से समझिए कि आपका प्रिज्मेटिक बार है, आप ये भूल जाओ, ये प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार में ये P आपको पता है कि P है, हाँ, और चूंकि सेम मटेरियल का है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सभी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि E है। तो आपको पता है कि जो डेल्टा होता है प्रिज्मेटिक बार का, आप निकालते हो PL/AE। ठीक है, ये बिल्कुल आपको यार, ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है जो सभी में हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर करके सभी में यूज करना है। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। बाकी आपके माइंड मैप में ये सब दिया हुआ है, बार बार आप देखें, आपको ये फिर रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, ये है। अच्छा, यहाँ देखिए डायमीटर और लेंथ वेरी कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको डायमीटर के फॉर्म में जरा लिखते हैं। तो PL/एरिया, अगर मान लो कि इसको मैं एक सर्कुलर बार लेके चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, πd² 4 × E, यही होगा। ठीक है, अब जरा देखो, P तो सभी में सेम है, पाई भी हटा दो, हाँ, E भी हटा दो, हाँ, तो ये और ये 4, तो ये क्या हो रहा है, फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, L/d² आप लिख सकते हो। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि नीचे वाला टर्म जिसका सबसे कम होगा उसका डिफ्लेक्शन, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर और डिफ्लेक्शन। जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा एक्सटेंशन उतना ही कम होगा, जिसका डायमीटर सबसे कम होगा एक्सटेंशन उतना ज्यादा होगा। ये तो क्लियर हो रहा है ना। तो इस हिसाब से आप देखें कि सबसे कम डायमीटर किसका है, इसका। तो आंसर आपका ये होना चाहिए जहां पर भी है। देखो, जो ये फर्स्ट केस में जो, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब ये ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आओ, मैं यहाँ बनाता हूँ, एक ही बार मैं साफ करूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और 2 मीटर लॉन्ग रॉड, यहाँ पर एक रॉड ले लिया, मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं। ये 2 मीटर है, ठीक है, लॉन्ग, और डायमीटर दे रखा है 2 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 1 किलोन्यूटन। 1 किलोन्यूटन का एक पुल लगा हुआ इस पे 1। आप देखेंगे कि आपका जो मटेरियल, जो आप ये PDF जो आपको मिला है, इसमें आप देखेंगे सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन अरेंज करके आपको दिया गया है कि मतलब क्या मतलब, जैसे कि आपने सबसे पहले लिया था प्रिज्मेटिक बार के बाद आपने लिया था कि भाई वो नॉन प्रिज्मेटिक बार, फिर स्टेप्ड बार, या फिर मतलब जैसे जैसे आपने पढ़ा है लास्ट 2 लेक्चर्स में, उसी तरीके से क्वेश्चंस भी आपके अरेंज्ड है। तो शुरुआत में सारे आपके प्रिज्मेटिक बार या उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ा था उसी तरीके से आपके क्वेश्चंस भी आपको अरेंज्ड वे में मिलेगा, ताकि आपको बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, ये कंडीशन है। द रॉड इज एक्सटेंडेड बाय 0.5 सेंटीमीटर, डेल्टा दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। यूनिट का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द रॉड? ई का आपको कैलकुलेट करना है, ई का वैल्यू। प्रिज्मेटिक बार इक्वेशन आपको पता है, सिंपली आप लिखो ना, डेल्टा इक्वल टू PL/AE। ठीक है जी, डेल्टा आपको दे रखा है, देखो यहाँ मीटर में, तो एक काम करो, अच्छा आंसर पहले देख लो, MPa में है, एक काम करो आपको मीटर में ही लेके चलो। ये डेल्टा दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में लोगे तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है ना। तो इसको 10⁻⁻² आप कर दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा। इज इक्वल टू लोड दे रखा है 1 किलोन्यूटन, 1 किलोन्यूटन मतलब 10⁻³ एल दे रखा है 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर डिवाइडेड बाय AE। एरिया दे रखा है, क्या एरिया दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हो जाएगा आपका पाई इंटू 2 का स्क्वायर बाय ये 4, πd²/4, लेकिन ये mm² आएगा। mm² को फिर मीटर स्क्वायर में करने के लिए आपको 10⁻⁶ से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया हो गया इंटू ई।
यही है। अब यहाँ से आप ई कैलकुलेट कर दो। ई कैलकुलेट करोगे तो मैं शॉर्टकट मारता हूँ, मेरे पास बोर्ड है, ये ई को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ई बराबर ये टर्म यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, जरा आप देखिए कितना है आंसर इसका, कैलकुलेट। 127.323 GPA। ये आ जाएगा 127.323 GPA। ठीक है, तो अब आंसर देख लीजिए, इससे अगर कोई है तो वही होगा आपका आंसर। अब देखिए दे रखा है A127 B180 इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आंसर आपका ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको मैं मिटा दो, यहाँ तो क्लियर है ना, ये सब डबल दोबारा हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बना चुके हो। हाँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस में यही लेवल है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यूनिट का विशेषकर ध्यान देना है कि यूनिट आपसे मिस्टेक ना हो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है या आपके पास जो है, ये या तो आईएएस में आया है या गेट में या आईएफएस में। आईएफएस में खैर ऑब्जेक्टिव नहीं है, या आईएएस का क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको वो नहीं मिलेगा कौन से ईयर में आया, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ईयर मेंशन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत पहले मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ था, तो उस समय मैंने खोजा नहीं कौन सा ईयर का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी क्वेश्चन है इन्हीं सब एग्जाम्स का है। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं भी सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आईएएस 2014 का। ठीक है, देखते हैं इसमें एक मिनट। A tension member of a square cross section of 10 mm। 10 mm का एक क्रॉस सेक्शन ले रखा है, जो भी है स्क्वायर है ना, तो ये 10 mm होगा और ये भी 10 mm। 10 mm एंड यंग्स मॉडुलस E, इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है, जो भी है E है, E is to be replaced by another member of square cross section, मतलब दूसरा मेंबर से रिप्लेस किया गया। ठीक है, सेक्शन ऑफ सेम लेंथ, जो भी मान लो कि इसका जो लेंथ है, ये तो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका लेंथ मान लो L है, उसी तरीके से ये मान लो कि दूसरा क्रॉस सेक्शन है, इसका मान लो D/D है, और इसका भी ये L है, लेंथ दे रखा है। ठीक है, रिप्लेस बाय ये लेकिन क्या है कि यहाँ जो E का वैल्यू मान लो E है, तो यहाँ पर जो E का वैल्यू है वो E/2 है। ठीक है जी, हाँ। द साइड ऑफ द न्यू क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम एलोंगेशन अंडर दी, हाँ, तो आपको D पूछा है, हाँ, जिसमें एलोंगेशन दोनों में डेल्टा ही है। मान लो कि ये Δ1 निकालो और इसमें Δ2, दोनों जो निकलेगा Δ1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये कि Δ1 = Δ2। ठीक है, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन से यही है कि एक, मैं फिर से समझा देता हूँ, एक मतलब बीम लिया जिसका जो क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है स्क्वायर का 10/10 का। ठीक है, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है और लेंथ है बीम का L। ठीक है, तो इसमें मान लो कि जब जो लोडिंग, मतलब जो भी लोडिंग हो रहा होगा दोनों में, मान लो PM लोड आपने लगा रहा है P। ठीक है, इसमें भी P, तो P लोड अप्लाई करने से इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है Δ1। ठीक है, अब यहाँ पर सेम लोड हम लगा रहे हैं, लेंथ दोनों का सेम है, बट मटेरियल का जो क्वालिटी है, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो यहाँ था उसका जस्ट हाफ है। ठीक है, और इसमें जो डेल्टा मिल रहा है, ठीक है,
तो दोनों का डेल्टा सेम होने के लिए इसका जो बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मतलब क्रॉस सेक्शन हमको कैसे लेना पड़ेगा, डी बाई डी मतलब ये डी कितना साइड का हमको ये लेना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन ये पता है कि हमको डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, तो एक काम कर सकते हैं डेल्टा वन पहले निकाल लो ना, डेल्टा वन यहाँ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा पी एल, एल सेम है बाय ए ई कितना हो जाएगा भाई, ये एरिया हो गया 10 गुना 10 क्यों अच्छा लिख दो इंटू ये mm स्क्वायर हुआ, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, ओके, हालांकि कन्वर्ट नहीं भी करता कभी चल जाता, इंटू ई, ठीक है। और डेल्टा टू जो आपका यहाँ आ रहा है पी एल, तो सेम है ए ई कितना है डी स्क्वायर, ओके, डी इंटू डी इंटू यहाँ क्यों करें डी स्क्वायर, क्यों अगर यहाँ मीटर में लिया है तो ऑलरेडी मीटर में आएगा, डी स्क्वायर इंटू ई, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ई बाई टू, ठीक है जी। अब दे रखा है डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, तो ये हो गया पी एल बाय 1000 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ई इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। ये तो आप कैंसिल करो, ठीक है, और ये 2 यहाँ ये 2 था, ये 2 को आप ऊपर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये पी एल तो आपका दिया, तो आपको निकालना है डी, ओके, तो डी इधर आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू पावर -6। पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ आंसर किस जीपीए में दे रखा है, कोई बात नहीं, सही है, जीपीए में नहीं दे रखा है, ओके, कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं ना, ये 10 पावर 6 लेके मत चलो, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ये मैं हटा देता हूँ, उसको mm स्क्वायर में ही लेके चलते हैं, तो आसान होगा, ठीक है। तो ये हुआ, अब डी आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर रहा हूँ जल्दी 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, अब जब डी निकालोगे तो ये इंटू 2, ये 10√2, 10 इंटू 1.41, ये हो जाएगा समथिंग 14.1 mm, ओके। तो mm में चूंकि इसलिए मैंने हटा दिया, यहाँ मैंने ये जो मीटर में कर दिया था, तो मीटर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो mm में है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली mm में करके जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा, जो आपका निकला 14.1 mm, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, थोड़ा सा स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमेशा के लिए, आप सिर्फ देखते जाओ बाकी, लेकिन जब ये होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, प्रिंट आउट जो क्वेश्चन सीट है ये लेके आप आराम से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना भी समय लगे आप उसको सॉल्व करो खुद से, उस समय आप सॉल्यूशन मत रखना सामने, बस सॉल्व करते चले जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और 2 मीटर लॉन्ग रोड ऑफ डायमीटर 2 mm, पता तो बना लो, डायमीटर दे रखा है 2 mm और ये लेंथ दे रखा है 2 मीटर, ये पुल यहाँ लग रहा है 1 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये हम लोग ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वो पहले पूछा गया था IAS 2006 में, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 रिपीट है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग 2 में सॉल्व कर लिए, तो ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, टाइप करते समय हो गया, ये डबल आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे।
टू स्टील रॉड ऑफ आइडेंटिकल लेंथ, ठीक है, दो स्टील रॉड का मैं बना दूं, आइडेंटिकल लेंथ एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सियल लोड। दो स्टील रॉड ले रखा है इसमें, ठीक है, उसका आइडेंटिकल लेंथ है और इसका क्या दे रखा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। टू स्टील रॉड्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सियल लोड। जो भी है मेरा ये जो है दोनों में एक्सियल लोड जो लग रहा है सेम अमाउंट का लग रहा है, ठीक है। द फर्स्ट रॉड इज सॉलिड, ये आपका सॉलिड रॉड है, विथ और इसका डायमीटर दे रखा है d, ठीक है। द सेकेंड इज अ हॉलो वन विथ एक्सटर्नल डायमीटर d, मान लो कि ये कुछ इस तरीके से, two steel rod of identical length and material properties are subject to equal load. The first rod is solid with diameter d and second rod is hollow with external diameter and internal diameter, ठीक है। अब ठीक से ये करना है इसको। सेकंड जो रॉड दे रखा है ये आपका हॉलो है, ठीक है, इस तरीके का रॉड है, मतलब जो भी है ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो है और एक्सटर्नल डायमीटर है इसका ये कैपिटल D है और इंटरनल डायमीटर दे रखा है इसका 50% ऑफ D, मतलब जो इंटरनल डायमीटर है ये समझ लो आपका D/2 है, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ कि इंटरनल डायमीटर इज 50% ऑफ D, इसका मतलब यही हुआ इफ the two rods experiences equal extension, if the two rods experience equal extension, the ratio आपको फाइंड आउट करना है D/D का, ठीक है, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें दे रखा है कि Δ1 और Δ2 दोनों का सेम है, तो कुछ नहीं, बस वही चीज है, आपको वही काम करना है कि Δ1 क्या हो जाएगा, PL/A, A क्या हो जाएगा, πD²/4 इंटू E, ठीक है। ये आप लिख सकते हो सेम चीज, Δ2 इक्वल टू हो जाएगा PL/A, A क्या हो जाएगा पाई ओके D² माइनस D/4, ऐसे मैं लिख दूं और जो 4 इसको मैं यहां ले आऊं, ये, ठीक है, ओके, तो ठीक है। अब बस ये दे रखा है आपका कि दोनों का Δ1 इक्वल टू Δ2, ठीक है। Δ1 क्या हो जाएगा 4PL डिवाइडेड बाय πD² इज इक्वल टू वो है आपका 4PL डिवाइडेड बाय पाई, मैं इसको ये कर दूं, ये 4D² माइनस D², मतलब 4 में एक गया कितना 3D²/4 और 4 को ऊपर ले आओ, 4 को ऊपर ले लो और ऊपर नीचे लिखो 3D², ठीक है, इंटू E, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है D/D, ठीक है। पहले पाई को हटाओ, E भी आप हटा दो, PL हटा दो, PL ये 4 भी चला गया, बचा क्या 1/D² इज इक्वल टू 4/3D², ठीक है जी। तो पूछा है आपसे D/D, एक काम करो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस D को इधर ले आओ, तो D²/D² इज इक्वल टू 3/4, ओके।
दोनों साइड रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, d/d इक्वल टू √3/2। ये है क्या आंसर में, देखो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैं ऐसे बनाने लगूंगा, मैं तो पूरा पहुंच ही नहीं पाऊंगा भाई। क्वेश्चन नंबर जो मुझे बनाना चाहिए वो मैं बनाऊंगा, ये पूरा सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 50 mm इज इलोंगेटेड बाय 5 mm when an axial force of 400 kilonewton is applied, the modulus of elasticity of the material of the rod will be। बिल्कुल आप निकाल सकते हो। ये इसका डायमीटर दे रखा है रॉड का 50 mm, लेंथ दे रखा है 2 mm और उसमें 400 किलो न्यूटन का लोड उस पर लगाया जा रहा है। तो जाहिर बात है डेल्टा ऑलरेडी दे रखा है 5 mm का, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो भाई PL/AE। तो PL डिवाइडेड बाय इसका डायमीटर दे रखा है 50, तो पाई डी 50 स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 करोगे तो ये mm स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 50 स्क्वायर और 4 को ऊपर ले आओ इंटू 10⁻⁻6 कर दो नीचे, तो वो मीटर में चला जाएगा। फिर ई, तो यहाँ पर फिर ई का वैल्यू आप निकाल लो, है ना। तो ये आप खुद से सॉल्व करोगे। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो गेट 2003 में पूछा गया। इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि इतना बड़ा वो दे रखा है क्वेश्चन के आप क्वेश्चन देख के एग्जामिनेशन में डर जाओगे, लेकिन है कुछ नहीं, बस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये बोल रहा है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड ऑफ सेम डायमीटर, 2 रॉड दे रखा है जिसका कि डायमीटर सेम है, ठीक है, एंड सेम लेंथ, डायमीटर और लेंथ दोनों सेम है, आर सब्जेक्टेड टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल टेंसाइल फोर्स। मतलब 2 रॉड है, जिसका लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, लोड भी इस पे सेम लग रहा है, जो भी मान लो P लग रहा होगा P। जाहिर सी बात है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि दोनों अलग अलग मटेरियल का होगा। वन ऑफ द रॉड इज मेड आउट ऑफ माइल्ड स्टील, आ गया, ये है आपका MS का माइल्ड स्टील, हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, इसका है 206 GPa, 206 GPa, और the other rod is made out of cast iron। ये है आपका CI का बना हुआ, और इसका जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 100 GPa। Assume both the materials to be homogeneous and isotropic, and the axial force causes the same amount of uniform stress in both the rods। ये केवल आपको क्वेश्चन बड़ा करने के लिए लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बाकी ये सब assumed है, आप यही assumptions लेके ही स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ रहे हो। The stresses developed are within the proportional limit of the respective material, which of the following observation is correct? Both rod elongates by the same amount, ये तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमको जो भी है डेल्टा, देखो इसमें क्या है, P दोनों में सेम है, डायमीटर दोनों में सेम है, लेंथ दोनों में सेम है, वेरी क्या कर रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब हम लोग इस तरीके से कुछ रिलेशन निकाल लें, मतलब आपका जो डेल्टा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या होता है, PL/AE, यही सी बात है, PL/AE है, ओके। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब जिसका E
ज्यादा होगा उसमें डेल्टा कम होगा, जिसका ई कम होगा उसमें डेल्टा ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से आप देखो किसका ई कम है, कास्ट आयरन का ई जो है वो कम है, तो इसमें एलोंगेशन जो ये डेल्टा होगा इसमें ज्यादा होगा बनिस्बत इसके। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो ना? समझना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ डेल्टा, यहाँ देखो 206 है, ये 100 GPa है। मैं दूसरे तरीके से भी ये तो आप ऐसे ही ये रिलेशन आपको पता है ये वाला, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है जरा देखूं भाई। बोथ रॉड इलोंगेट बाय द सेम अमाउंट, हो ही नहीं सकता, ये आपने देख लिया। डेल्टा इज मच मच ग्रेटर देन, ये मतलब कास्ट आयरन का में जो डिफ्लेक्शन होगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी कंडीशन क्या है, माइल्ड स्टील रॉड इलोंगेट्स मोर देन दी कास्ट आयरन रॉड, ये बी वाला ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बोल रहा है कि माइल्ड स्टील में ज्यादा इलोंगेशन होगा, है ना। तीसरा है कास्ट आयरन रॉड इलोंगेट्स मोर देन दी माइल्ड स्टील रॉड, ये मतलब ये ऑप्शन सी होगा, है ना। अब जब ये निकाल लिए ना तो आप इतना भी निकाल सकते हो यहां से कि कितना ज्यादा होगा, जो चूंकि आपके पास सारा डेटा आपको मालूम है। जैसे यहां पर देखो PL/AE, एरिया चूंकि डायमीटर दोनों का सेम है तो एरिया दोनों का सेम होगा, तो आप ए का फॉर्म नहीं रहने दो। ई देखो कितना दे रखा है, हाँ 206, और यहाँ पर जो डेल्टा 2 देखो इस केस में ये हो जाएगा PL/AE, ए सेम है रहने दो, ई दे रखा है 100। ठीक है, तो एक काम, ये डेल्टा 1, जरा एक काम करो डेल्टा 1/डेल्टा 2 निकालो तो क्या होता है। या डेल्टा 1 हो गया MS का और डेल्टा 2 हो गया CI का, तो ये क्या हो जाएगा PL/A इंटू 206 डिवाइडेड बाय PL/A इंटू 100। ये तो गया, ये गया, ये गया, ये गया, 100 ऊपर चला जाएगा और ये 206 नीचे आ जाएगा। एक काम करो ऊपर नीचे थोड़ा ये कर दो, चेंज कर दो, तो डेल्टा CI बाय डेल्टा MS इज इक्वल टू 206/100। तो आप लिख सकते हो डेल्टा CI इज इक्वल टू, यहाँ 100 से डिवाइड करो तो ये हुआ 2.06 इंटू डेल्टा -2। तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है सी में, हाँ कास्ट आयरन रॉड इलोंगेट्स मोर देन दी माइल्ड स्टील रॉड। अब देख सकते हो कास्ट आयरन में जितना एलोंगेशन हो रहा है वो ट्वाइस ऑफ माइल्ड स्टील एलोंगेशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। हालांकि ये सब करने का आपको जरूरत ही नहीं था, आपको बस ये पता हो और ये रिलेशन से आपको ये पता है कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, तो ये आप याद रखोगे, आगे काम आएगा बहुत बार जब आप, क्या है ना कि ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे ये सब जो आप सीख रहे हो, हाँ, या फिर इस तरीके का रिलेशंस, ये जब आप ध्यान रखोगे तो आगे जब एग्जामिनेशन में अलग अलग क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहाँ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आप देखते हैं ना, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे या क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने फर्स्ट या सेकेंड मॉड्यूल में जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट सब मैं यूज करवा के बनवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस को। तो इसीलिए ये सब हम लोग को सीखना है ना कि रखना है, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन को जितना भी पॉसिबल तरीका हो सकता है से बताओ। लेक्चर लंबा चला जाए तो आप उसको 2 पार्ट में देखो, चाहे जैसे देखो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, a bar of 40 mm by 40 mm square cross section is subjected to an axial compressive load of 200 kilonewton. If the length of the bar is 2 meter and E is equal to 200 GPa, the elongation of the bar will be। ये सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दिया है सेम, अभी आपका चल रहा है वो प्रिज्मेटिक बार से ही संबंधित क्वेश्चंस है।
तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपका डेल्टा इक्वल टू PL बाई AE में क्या है, P आपको पता है, P कितना है 200, तो 200 वो किलो न्यूटन में दे रखा है, उसको आप ले लेना न्यूटन में, तो 200 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। L कितना दे रखा है, L 2 मीटर दे रखा है, इंटू 2 कर दो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AE, A कितना हो जाएगा, A है इसका डायमीटर कितना दे रखा है भाई, डायमीटर दिया है कि नहीं, हाँ डायमीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो 40 इंटू 40 कितना हो गया, एरिया हो गया 40 इंटू 40 और इंटू ई कितना है 200 GPa, तो मतलब 200 GPa 10⁻⁹ वो कर लो तो आपका जो भी है आंसर आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशन मिलेगा, मैंने तो बता दिया। 200 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40, चूंकि ये mm² में आएगा तो इंटू 10⁻⁻⁶ ये मीटर में आ गया, इंटू ई कितना है 200 इंटू 10⁻⁹, जो भी कैलकुलेटर में इसको बैठा हो आंसर आ जाएगा, इसको मैं क्या सॉल्व करूं। ठीक है, जो आपको बताने लायक है मैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a rod of length L having uniform cross-sectional area A is subjected to a tensile force P as shown in the figure below. If the Young's modulus of material varies linearly from E1 to E2 along the length of the rod, the normal stresses develop at the section XSS। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि एक कोई बार दे रखा है, ठीक है, ये बार है और इस पे लोड लग रहा है आपका P, लोड लग रहा है P, और इसमें ये बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो वेरी कर रहा है E1 से बढ़ते मान लो E2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको और टोटल लेंथ इसका है L, आपसे पूछा है क्या नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पूछा है, कहां पर, यहां से L/2 पे, यहाँ पर जो एस सेक्शन बनाकर दिया है, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है P/A, B, P इंटू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय A इंटू E प्लस E2, C है PE2 डिवाइड बाय AE2, D है PE1 डिवाइड बाय AE2, क्या होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। स्ट्रेस क्या होता है भाई, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना चीज दे दिया है। स्ट्रेस कभी यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड कर रहा है क्या। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स लग रहा है आपका P, एरिया क्या है, एरिया आपका इसका जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A, ठीक है। कहीं E का बात आ रहा है क्या, मतलब स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब वेरी करे चाहे ना वेरी करे, अगर मान लो ये कांस्टेंट भी रहता E तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या स्ट्रेस पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस आपका केवल P/A ही होगा, क्लियर है ना। तो ये बड़ा कभी क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हो सकता है कि बहुत छोटा सा चीज पूछ रहा हो और बड़ा क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ आपको डराने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो आप छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना। और जो पढ़ा है, जिसने मेहनत किया है, उसके लिए ये फ्री का मार्क्स है, ठीक है। वो पढ़ेगा ही नहीं, क्वेश्चन देख के वो ऑप्शन टिक करेगा, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। आप साथ में चलो, और जो जिस तरीके से, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जितना आपने पढ़ा है लास्ट 2 लेक्चर में, है ना, उससे ज़्यादा सारा क्वेश्चंस आपका, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे नहीं बनेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं उसमें रेफरेंस मारूंगा पीछे का, मॉड्यूल 2, 3 इन सब का, ठीक है। तो पढ़ने का यही तरीका है भाई कि हर चीज़ आपका जुड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट, है ना। ये नहीं कि मैं कहीं से सीधे आता और मैं ये एक नाम लिख देता। बहुत सारे मतलब लोग इसको पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो भी है कि सिंपल स्ट्रेसेस या सिंपल स्ट्रेसेस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। ये क्या है भाई, और इस तरह के कॉन्सेप्ट को सिंपल स्ट्रेसेस में पढ़ाते हैं। क्या है, मैंने जो आपको पढ़ाया
कहीं कुछ ऐसा लगा क्या कि मैंने तो आप जो पढ़ाई शुरू किए हो, आप तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस से पढ़ाई शुरू किए हो। अगर हम औरों का बात करें तो वो लोग जहाँ से जैसे स्ट्रेस एनालिसिस आपने पढ़ा था, उसको लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स या क्या बोलते हैं वो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के नाम से पढ़ते हैं। आप बहुत सिस्टमैटिक वे में उठा रहे हो, आप इस चीज़ को समझना। स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेस को आपने एक अलग यूनिट से समझा, फिर स्ट्रेन को समझा। मॉड्यूल 3 में स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपने मिलाया, दोनों के बीच में क्या रिलेशन ये होता है। फिर मैंने बताया मॉड्यूल 4 में कि भाई इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, क्या उसका क्यों ज़रूरी है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कहाँ उसका यूज होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग घुस रहे हैं कि भाई अभी हम लोग सिर्फ, ये तो शुरुआत है, अभी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू भी नहीं हुआ। ये अभी जैसे एलोंगेशन इन बार, इसमें हल्का हल्का जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ई वगैरह, ये छोटा सा एक PL/AE, एक ही बेसिकली आप देखो तो सिर्फ एक फॉर्मूला सारा न्यूमेरिकल आप बना रहे हो, PL/AE, है ना। सारा वो चाहे वो टेपर हो, क्या है, जैसे मान लो प्रिज्मेटिक बार, PL/AE जो होता है वो जो D1 से मान लो D1 से D2 तक आपका बार नॉन प्रिज्मेटिक, कुछ नहीं हुआ इसमें भी PL/AE, बस A आपका चेंज हो रहा है, A हो जा रहा है पाई D1 D2 बाई 4। ठीक है, इसी तरीके से पेपर वाला वो है ना, वो मतलब किसी भी तरीके से सब सारा चीज आया है आपका वहीं से, आप उसको तोड़ के देखना। आपका मेन जो फॉर्मूला है PL/AE। अब एरिया जैसा जैसा चेंज हो रहा है, प्रिज्मेटिक एरिया है कि नॉन प्रिज्मेटिक है कि कैसा है, वो डिपेंड कर रहा है ए पे। तो वो चीज, उसके लिए मैंने आपको वो माइंड मैप दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द स्ट्रेच इन अ स्टील रॉड ऑफ सर्कुलर सेक्शन हैविंग अ लेंथ L subjected to a tensile load P and tapering uniformly from a diameter D1 to one end to a diameter D2 at the other end is given by। अब देखो ये IS का क्वेश्चन है, ये भी पहले आया है 1995 में। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ये आते रहते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, PL/AE, P और L तो पता है, वो लग रहा है। A इसमें कितना लेते हैं हम लोग लेते हैं पाई D1 D2 डिवाइड बाई 4। तो जहां पर भी ऑप्शन होगा 4PL डिवाइडेड बाय पाई D1 D2 E, वही आंसर है आपका। ऊपर में 4 देखो कहाँ, हाँ तो देखो ऊपर में 4 A और C में नहीं हो तो ऐसे ही हट गया आपका। B में देखो 4 पाई ऊपर ले गया तो B भी नहीं होगा। देखो केवल आपका ऑप्शन सिर्फ एक है, 4PL बाई पाई D1 D2 इंटू E, तो आंसर D है। अगर आपने पढ़ा है माइंड मैप से, आपने चीज़ों को रखा है चीज़ों को दिमाग में, तो ये सब फ्री का मार्क्स है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन IS 2012 में को पूछा गया। अ रॉड ऑफ लेंथ L tapers uniformly from a diameter capital D at one end of a diameter small d at the other end. The Young's modulus of the material is E. The extension caused by an axial load P is, क्या क्वेश्चन अलग हो गया? बिल्कुल क्वेश्चन अलग हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डायमीटर आपका स्मॉल d था और बड़ा डायमीटर स्मॉल डायमीटर D1 था और D2 था। इसमें है स्मॉल d और कैपिटल D। क्वेश्चन तो आपका सेम है भाई, है ना। तो देखो ये इसमें भी 4PL बाई पाई D1 मतलब कैपिटल D स्मॉल d इंटू E, जहाँ भी होगा वो आंसर होगा। ये IS 2012 का क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ये सब बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, यही बात नहीं रुकती, आगे फिर देखो क्वेश्चन, आप इसे समझ सकते हो कि भाई कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। ये IS 1994 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, बस क्या है ना, उसका शकल चेंज कर दिया जाता है। अब क्या है कि भाई जो ये लेंथ दे रखा है L स्मॉल L दे रखा है, अच्छा डायमीटर D1 कैपिटल D1 टू कैपिटल D2 सेम चीज है, हाँ, और एक्सियल लोड P, इसमें भी वही, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एग्जैक्टली सेम है। मैंने डालना सिर्फ इसलिए है कि आपको पता रहे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दे देता, है ना, लेकिन
ये तीनों क्वेश्चन दे दिया, तीनों का आंसर सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, मतलब नोटेशन चेंज किया हुआ है। बाकी ईयर अलग अलग है, IAS 2012, IAS 1994, IAS 1995, ये शकल चेंज हो गया। तो आप बस ध्यान रखना ये सब जो रिजल्ट, ठीक है।